नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था सीमांत उच्च भूमि, किसका? महानदी क्षेत्र का। महानदी जो बेसिन है, महानदी का मैदान है, उसके दो उपविभाग थे। एक महानदी का मैदान या छत्तीसगढ़ का मैदान और दूसरा था सीमांत उच्च भूमि। तो सीमांत उच्च भूमि के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। अगर आपको उसमें किसी भी प्रकार की डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज हम देखेंगे महानदी बेसिन, महानदी बेसिन या महानदी का मैदान। तो इसे शुरू करते हैं। इसके भी बहुत सारे कुछ सब पार्ट्स हैं। इस पार्ट्स के अंदर भी कुछ सब पार्ट्स हैं, जिसमें से एक बिलासपुर का मैदान था, शिवनाथ और महानदी का दोआब क्षेत्र था, शिवनाथ के पार का मैदान था, महानदी के पार का मैदान था। ये सब मैंने आपको बताया था पहले क्लास में। तो वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। आज हम पढ़ते हैं महानदी बेसिन या महानदी का मैदान, जिसमें पहला है बिलासपुर का मैदान। अब ये जो बिलासपुर का मैदान है वो महानदी के मैदानी क्षेत्र के अनुसार इसकी स्थिति उत्तर की ओर है। इसकी स्थिति किस ओर है? उत्तर की ओर। तो उत्तरी भाग में इसका विस्तार है। अब देखेंगे तो पश्चिम दिशा में, इस मैदान के पश्चिम दिशा में आप देखेंगे तो अरपा लीलागर का मैदान, जो कि मैकल पर्वत श्रेणी भी उसी क्षेत्र में आ जाएगा, पश्चिम क्षेत्र में। फिर पूर्व दिशा में देखेंगे तो हसदो मांड का मैदान आएगा, हसदो मांड का मैदान आएगा। उत्तर पश्चिम दिशा में देखा जाए तो पेंड्रल उर्मी का पठार आएगा उत्तर पश्चिम की दिशा में इस ओर, और उत्तर पूर्व की इस ओर, और उत्तर पूर्व की ओर देखा जाए जो कि इस ओर पड़ेगा, वहाँ आपका हसदेव बेसिन या छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ आती हैं। तो एक बार मैं आपको मैप विजिबल करा देता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये महानदी के मैदान का उत्तरी भाग बिलासपुर का मैदान है। इसके दक्षिण की ओर आप देखेंगे तो महानदी बेसिन स्थित है। आप उत्तर पूर्व की ओर देखेंगे तो हसदेव बेसिन स्थित है। आप उत्तर पश्चिम की ओर देखेंगे तो लोरमी का पठार स्थित है। इसके पश्चिम की ओर हम देखेंगे तो मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र और अरपा लीलागर मैदान है, और इसके पूर्व की ओर हसदेव मांड नदी बेसिन स्थित है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? तो ये 200 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, इसमें जो पहाड़ी पाए जाते हैं वो रतनपुर और सेंटी की पहाड़ी पाई जाती है। रतनपुर और सेंटी की पहाड़ी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी? तो एक अरपा नदी, आगर नदी, मनियारी नदी, लीलागर नदियाँ प्रवाहित होती हैं। अरपा, आगर, मनियारी और लीलागर नदियाँ जो कि प्रमुख नदियाँ हैं बिलासपुर की, और इसी अरपा नदी के किनारे ही हमारा बिलासपुर शहर बसा हुआ है, अरपा नदी के किनारे। तो याद रखना, अरपा, आगर, मनियारी, लीलागर। ठीक, फिर आगे देखते हैं बिलासपुर का और रायगढ़ का मैदान। जो बिलासपुर का मैदान था उसमें उतना ही था, और बिलासपुर और रायगढ़ का मैदान हम देखेंगे तो इसका विस्तार कहाँ है? तो बिलासपुर में भी है और रायगढ़ तक है, इसलिए बिलासपुर रायगढ़ का मैदान कहा जाता है। तो बिलासपुर से रायगढ़ के तक आप देखें जिलों की स्थिति, तो उसमें बिलासपुर, फिर जांजगीर चांपा, फिर शक्ति है, फिर रायगढ़। तो इन चारों जिलों में फैला हुआ है। इसमें जो सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो दलहा पहाड़, जो कि अकलतरा जांजगीर चांपा में स्थित है। अकलतरा जांजगीर चांपा में स्थित है। 760 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बिलासपुर का मैदान हमने देखा, बिलासपुर के मैदान के अनुसार अन्य जगहों की स्थिति देखी, उसमें चोटी देखा, रतनपुर और सेंटी की पहाड़ी देखा, मुख्य नदियाँ अरपा, आगर, मनियारी और लीलागर नदियों को देखा। फिर बिलासपुर से रायगढ़ का जो मैदान देखा, उसमें जो दलहा पहाड़ सबसे ऊंची चोटी है, इसके बारे में देखा। अब आगे देखते हैं हसदेव मांड बेसिन। हसदो मांड बेसिन या हसदेव मांड बेसिन जिसे कहा जाता है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। जैसे बिलासपुर का जो मैदान है वो आपके उत्तर में स्थित है, उसी प्रकार ये जो हसदो मांड बेसिन है वो आपके उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। आप छत्तीसगढ़ का मैदान देखेंगे तो इस ओर
उत्तर पूर्व भाग में आपका हसदो मांड बेसिन स्थित है, जो कि हसदे व मांड नदी के मध्य क्षेत्र में फैला हुआ है और एक केलो नदी तक विस्तृत है। अगर आपको पूछा जाए हसदे मांड क्षेत्र, तो ये केवल इन दोनों नदियों के बीच ही नहीं, ये केलो नदी तक विस्तृत है। आपका जो मांड और केलो नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे भी हसदो मांड बेसिन के अंतर्गत ही लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ प्रवाह होने वाली नदियाँ कौन कौन सी, तो आपकी हसदो नदी, मांड नदी और केलो नदियाँ। 3 नदी मुख्य रूप से प्रवाहित होती है, हसदो नदी, मांड नदी और केलो नदी। हसदो नदी, मांड नदी और केलो नदी। ठीक है, रायगढ़ की जो जीवन रेखा बोला जाता है वो केलो नदी को कहा जाता है, वहीं से लुडेन क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। मांड नदी जो आपके मैनपाट क्षेत्र से उद्गम होता है और हसदो नदी जो आपके देवगढ़ की पहाड़ियाँ हैं उनसे इसका उद्गम होता है। ठीक है, अब इसका विस्तार कहाँ है, तो आप देखेंगे इन नदियों का विस्तार, फैलाव जहाँ जहाँ तक है उन क्षेत्रों में इनका विस्तार है। तो आप देखेंगे कोरबा क्षेत्र में, जांजगीर चांपा क्षेत्र में, शक्ति और रायगढ़, ये 4 जिलों में इनका विस्तार है। ठीक है, इस क्षेत्र का विस्तार चंवर ढाल तथा सारंगगढ़ की पहाड़ियों के मध्य में है। सारंगगढ़ और चंवरगढ़, जो कि सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की जो नया जिला बना है उस क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ स्थित हैं उनके मध्य में भी इनका विस्तार है। और चंवर ढाल मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, जो 3 जिले हैं, 3 जिलों के मध्य में बहुत छोटी छोटी पहाड़ियों की श्रृंखला पाई जाती है, तो इसे सामूहिक रूप से चंवर ढाल क्षेत्र कहा जाता है। तो चंवर ढाल या कुम्हार पहाड़ इसी का नाम है। तो ये हसदो मांड बेसिन पर स्थित है, हमने पढ़ा था। ठीक, अब इसके विस्तार को चंवर ढाल के नाम से जाना जाता है। जो हसदो मांड बेसिन है ना, उसके विस्तार को आपको चंवर ढाल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, चंवर ढाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चंवर ढाल इसी क्षेत्र में पड़ता है। अगर ऊंची भूमियों के रूप में देखा जाए तो चंवर ढाल कह दिया जाएगा, बेसिन के रूप में देखा जाए तो हसदो मांड बेसिन कह दिया जाएगा। ठीक है, इसी चंवर ढाल पहाड़ी क्षेत्र में सिंघनपुर की गुफा स्थित है। सिंघनपुर रायगढ़ चंवर ढाल पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। चंवर ढाल पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है सिंघनपुर की गुफा, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक गुफा है। ठीक है, यहाँ से आपके जो पुरातात्विक जो पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं सिंघनपुर की गुफा से। यहाँ मानव चित्र भी मिलते हैं आपको। ठीक, फिर रायगढ़ जिले के मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 230 मीटर है। रायगढ़ जिले की मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 230 मीटर है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। सिंघनपुर की गुफा चंवर ढाल क्षेत्र में, चंवर ढाल को हसदो मांड बेसिन कहा जाता है क्योंकि ये वहीं पर स्थित है, हसदे मांड बेसिन में। इसका विस्तार कहाँ तक हसदे मांड बेसिन का, तो आपके कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति इस क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, तो इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम बढ़ते हैं शिवनाथ महानदी का दोआब क्षेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र ही मुख्य रूप से देखा जाए तो मैदानी भाग का स्वरूप है। यह क्षेत्र महानदी बेसिन के दक्षिण भाग में स्थित है। यह जो क्षेत्र महानदी भाग के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, इसका विस्तार दुर्ग से रायपुर जिले तक है, क्योंकि दुर्ग से आप देखेंगे तो शिवनाथ नदी, और आप महानदी देखेंगे तो इसका आपके रायपुर से होकर गुजरता है। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है आपका महानदी शिवनाथ नदी दोआब क्षेत्र कहलाता है। तो रायपुर और दुर्ग जिले तक इसका विस्तार है। इसके अंतर्गत दुर्ग तथा रायपुर तहसीलों के सभी क्षेत्र आते हैं। बलौदाबाजार तहसील के अधिकांश क्षेत्र, इसमें मुख्य कौन कौन से आपके बेमेतरा, बालोद और महासमुंद जिलों के कुछ भाग शामिल हैं। बेमेतरा के कुछ क्षेत्र, बालोद के कुछ क्षेत्र, महासमुंद जिले के भी कुछ भाग इसमें शामिल हैं। ठीक है, अगर आपने नदी अपवाह तंत्र वाला चैप्टर देखा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा कि शिवनाथ नदी कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है और महानदी कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है। तो इन दोनों के नदियों के बीच में जितने भी जिले आएंगे वो सभी एरिया में इस दोआब क्षेत्र का विस्तार होगा। तो आपने अगर नदी अपवाह तंत्र नहीं देखा होगा तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे ट्रिक्स के माध्यम से उस लेक्चर को याद कराया है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है, 200 से 300 मीटर। अब यहाँ की नदियाँ लंबवत प्रवाहित होती है। इनकी सहायक नदी पहाड़ों से अर्धचंद्राकार रूप में प्रवाहित हुई विपरीत दिशा से आकर मुख्य नदियों से मिलती है। ठीक है, अब यहाँ जो जितनी भी नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो कैसे प्रवाहित होती हैं, तो लंबवत। ठीक, लंबवत प्रवाहित होती है, आपको याद रखना है। ठीक, मुख्य रूप से तो नदी में पूछा जाए तो शिवनाथ और महानदी का ही नाम आएगा। मिट्टियाँ, यहाँ की मिट्टियाँ काली, मिश्रित लाल और रेतीली होती है। काली मिट्टियाँ मिश्रित लाल और रेतीली होती है। काली मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। इस क्षेत्र को कछार कहते हैं, कछार या कन्हार मिट्टी, कछार मिट्टी, यही काली मिट्टी है। काली मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, कछार कहते हैं, कछार। ठीक, चट्टान, यहाँ चूना पत्थर, शैल और कडप्पा युगीन
चट्टानें पाई जाती है। तो कडप्पा शैल समूह मैंने आपको बताया था कि मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाएंगे, इसीलिए इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो सीमेंट फैक्ट्रीज ज़्यादा है। तो ये था आपका महानदी शिवनाथ का दोआब क्षेत्र। अब इस दोआब क्षेत्र के अलावा मैंने आपको बताया था कि शिवनाथ के जो उस पार का मैदान जो मैकल पर्वत श्रेणी से लगा हुआ है वो आपका शिवनाथ के पार का मैदान, और जो आपके इस दोआब क्षेत्र के नीचे की ओर महानदी के पूर्वी हिस्से में जो क्षेत्र है वो आपका महानदी का पार का मैदान कहलाता है। तो इसे हम देखते हैं आगे। ठीक, शिवनाथ महानदी दोआब में वही था, मुख्य रूप से दुर्ग और रायपुर में फैला हुआ है। इसमें जो नदियाँ लंबवत आकर मिलती हैं, ठीक है, इसमें काली मिट्टी विशेषकर पाई जाती है जो कि बहुत ही उपजाऊ है, और इस क्षेत्र को कछार क्षेत्र कहा जाता है कछार क्षेत्र। तो ये आपको याद रखना। चट्टानें तो कडप्पा शैल समूह पाई जाएंगी और चूना पत्थर अधिक मात्रा में यहाँ पाया जाए, ये मुख्य था इसमें। ठीक, फिर आगे देखेंगे तो जो पार का मैदान है शिवनाथ पार का मैदान, अब ये कहाँ है, तो इसकी स्थिति है यह प्रदेश शिवनाथ नदी के पश्चिम में स्थित है। ये जो क्षेत्र है ना, ये प्रदेश जो बात कर रही है इस पार के मैदान की बात कर रहे हैं। ठीक, ये शिवनाथ नदी के पश्चिम में स्थित है, मैंने आपको बताया मैकल पर्वत श्रेणी से लगा हुआ। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मैदान का पश्चिमी भाग आता है। पश्चिमी भाग में मैकल पर्वत श्रेणी है। मैकल श्रेणी से निकलकर प्रवाहित होने वाली आमनेर, सुरही, कर्रा, हाफ इत्यादि नदियों का प्रवाह क्षेत्र यही है। तो ये जितनी भी प्रवाह क्षेत्र वाली नदियाँ हैं ये सारी आपके शिवनाथ के पार के मैदान में आती है, क्योंकि ये सारी नदियाँ आखिर में आकर शिवनाथ में ही मिलती हैं। ठीक, तो यहाँ की भूमि कैसी है, लहरदार उर्मिल चिन्ह दिखाई देती है। यहाँ की भूमि लहरदार उर्मिल चिन्ह दिखाई देती है, लहरदार प्रकार की यहाँ की भूमि दिखाई देती है आपको। फिर गाद, नए जमे गाद को कछार कहते हैं। अब इस क्षेत्र को कछारी क्षेत्र इस क्षेत्र को भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ जो नदियों द्वारा जो बहा कर लाया गया है गाद है वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में विस्तृत है। ठीक है, फिर देखेंगे कि कडप्पा युगीन चट्टानें पाई जाती हैं। मैदानी क्षेत्र में कडप्पा ही पाया जाएगा। औसत ऊंचाई आपकी 300 मीटर है। मिट्टियाँ कैसी, तो नदियों द्वारा काली मिट्टी का जमाव किया गया है जो बहुत ही मात्रा में उपजाऊ है। गाद क्षेत्र है, कछार क्षेत्र भी कहा जाएगा। अब इस क्षेत्र में छोटे छोटे टीले दिखाई देते हैं जिनके ऊपरी भाग की मिट्टियाँ गोल बजरी युक्त लाल और भाटा है। ठीक, मैदानों की मिट्टियाँ उथली है लेकिन नदियों के किनारे अपेक्षाकृत मोटी है। मैदान की जो मिट्टी है वो उथली हुई है लेकिन नदियों के किनारे अपेक्षाकृत मोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर मैदान की मिट्टियाँ अगला पॉइंट देखते हैं। भाटा भूमि के नीचे पीले सरंध्र और बलुई मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भाटा भूमि के जो नीचे है पीले सरंध्र और बलुई मिट्टी पाई जाती है जिसे मटासी और डोरसा मिट्टी कहते हैं। यह पीली और काली मिट्टी का मिश्रण होता है। तो डोरसा मिट्टी मैंने बताया था जब मिट्टी वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा कि उसमें दो मिट्टियों का मिश्रण होता है, एक पीली और एक काली। और इसका स्वभाव काली मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसकी जो प्रकृति होती है वो काली मिट्टी के समान होती है। और डोरसा भी दो प्रकार के होंगे, जिसमें आपकी मटासी या पीली मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होगी और दूसरा आपका जिसमें काली मिट्टी ज़्यादा होगा। तो मिट्टी वाला लेक्चर जरूर देखिए। तो इन जो क्षेत्र हैं शिवनाथ पार के मैदान में, यहाँ की तो जो मिट्टियाँ हैं वो उथली हुई रहेंगी और नदियों के किनारे अपेक्षाकृत मोटी होगी, याद रखना। इसमें पीली डोरसा मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी और इसमें छोटे छोटे टीले भी दिखाई देंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नदियाँ कौन कौन सी थी, तो इसमें थी आपकी जो हाफ नदी था, सुरही नदी था, आमनेर नदी था। ये सारी नदियाँ आपकी यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं जो मैकल पर्वत श्रेणी से निकलती हैं पश्चिम की ओर इसकी स्थिति है। ठीक, ये सब था। फिर आगे देखते हैं महानदी पार का सकरा मैदान। महानदी पार के सकरा मैदान को अगर देखा जाए तो इसमें आपके शिवनाथ महानदी का दोआब क्षेत्र के उस पार का जो क्षेत्र है, मैंने आपको बताया था दोआब क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में, या बोला जाए कि आपके जो महानदी का बहाव है उसके पूर्वी क्षेत्र का जो मैदान है वो आपका महानदी का सकरा मैदान आता है, क्योंकि ये बहुत ही कम क्षेत्र में फैला हुआ है। आप धमतरी के पास देखेंगे और एक आप महासमुंद के उच्चावच बलौदा बाजार से लगा हुआ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप देखेंगे इस भूमि को। और वही इसमें बताया गया है कि महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र एवं धमतरी फिर महासमुंद उच्च भूमि के मध्य एक संकरी पट्टी के रूप में ये विस्तृत है। मैंने वही बताया आपको, संकरी पट्टी के रूप में विस्तृत है। अगर मैं आपको एक बार और मैप फिर से दिखा देता हूँ, अगर आपको याद ना हो मैप, तो ये देखिए, ये जो क्षेत्र है आपका महानदी और ये उच्च भूमि, इसके बीच का जो क्षेत्र है धमतरी और महासमुंद के बीच जो सकरा क्षेत्र है, थोड़ा सा यहाँ बलौदा बाजार भी आएगा और यहाँ धमतरी का थोड़ा सा और निचला क्षेत्र है। तो ये आपके महानदी पार का सकरा मैदान कहलाता है।
अब उस साइड देखेंगे पश्चिमी और पश्चिम दिशा की ओर, तो ये आपका शिवनाथ के पार का मैदान है जो आपके मैकल श्रेणी के से लगा हुआ है, और ये आपका महानदी और शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र है। इसी के बारे में हमने आज पढ़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये था महानदी पार का मैदान। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 305 मीटर इसकी ऊंचाई है। उत्तरी भाग की समुद्री सतह से ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 245 मीटर है। समुद्र सतह से ऊंचाई हो सकता है पूछा जा सके, तो एक बार रीड करते चलिएगा। अधिकतर ऊंचाई के बारे में पूछी जाएगी, तो मैदानी क्षेत्र है, 350 मीटर से कम इसकी ऊंचाई रहेगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो औसतन ऊंचाई आप ऑप्शन देख के लगा भी सकते हैं। फिर यहाँ सैल कौन सा पाया जाएगा? तो मैदानी क्षेत्र है तो कडप्पा सैल समूह ही पाया जाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आपने नदी अपवाह तंत्र के बारे में देखा होगा हमारा लेक्चर, सैल समूह के बारे में देखा होगा, मिट्टियों के बारे में देखा होगा, जो हमारी जो वीडियोस हैं वो अगर देखे होंगे, तो आपको ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो लेक्चर्स हैं, वो आपको बहुत ही आसान लगेंगे। इसलिए मैंने उन सारे चैप्टर्स को पहले बनाया और भौगोलिक विभाजन का जो लेक्चर है वो बाद में बनाया है। ठीक है, तो उन लेक्चर्स को आप देखिएगा ज़रूर, ताकि ये आपको बहुत ही हल्का लगने लगेगा। इसमें कुछ नया बताने के लायक बचा ही नहीं, सारी चीज़ें वहाँ कवर हो चुकी हैं। तो यह कडप्पा युगीन सैल और चूना पत्थर युक्त चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक, फिर इसमें आप एक देखेंगे बसना बेसिन, ये भी आपके जो पार का मैदान है उसी क्षेत्र में आ जाता है, जो कि उत्तर पूर्वी भाग रायपुर की उच्च भूमि में स्थित है। यह एक निम्न भूमि, बहुत ही छोटा क्षेत्र है। बसना बेसिन का क्षेत्र जो है, बसना बेसिन का जो क्षेत्र बहुत ही छोटा क्षेत्र है, ये रायपुर की उच्च भूमि के क्षेत्र में आता है कहा जा रहा है। लेकिन आप सीधे देखेंगे तो ये महासमुंद जिला के क्षेत्र में आता है, सरायपाली जो बसना बेसिन है वो। ठीक, तो ये था आपके महानदी का मैदानी क्षेत्र, जो जिसके सीमांत उच्च भूमि को हमने पहले कवर किया था और आज मैदानी क्षेत्र को कवर किया है। ठीक है, जिसमें बिलासपुर का मैदान देखा हमने, जिसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इसमें नदियों का मुख्य रोल था। अरपा, आगर, मनियारी, लीलागर नदियाँ पाई जाती हैं। इसकी स्थिति देखे थे कि उत्तर में लीलागर और आपके मैकल श्रेणी का जो क्षेत्र है वो पश्चिम में मैकल पर्वत श्रेणी और लीलागर आमनेर का अरपा का मैदान है। अब देखेंगे कि दक्षिणी की ओर महानदी बेसिन था, पूर्व की ओर हसदोमाण बेसिन था। ठीक, हसदेव बेसिन जो था उत्तर पूर्व की ओर था और उनका जो मैदान है वो आपके पूर्व की ओर था। लोरमी का पठार उत्तर पश्चिम की दिशा में था। ये था आपके बिलासपुर का मैदान, जो कि बिलासपुर से फिर रायगढ़ के बीच का जो मैदान था उसके बारे में देखा था, जिसमें मुख्य चोटी था दल्हा पहाड़, अकलतेरा, जांजगीर चांपा में। हसदोमाण बेसिन हमने देखा था, जिसे चंवर ढाल के नाम से भी जाना जाता है। सिंघनपुर की गुफा यहाँ स्थित है। समुद्र तल से ऊंचाई 230 मीटर है। मुख्य नदी हसदोमाण और केलो है। केलो तक विस्तृत इस मैदान को गिना जाता है हसदोमाण बेसिन क्षेत्र में। ठीक है, इसकी स्थिति हमने देखा था उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है छत्तीसगढ़ के। फिर महानदी दोआब क्षेत्र था, शिवनाथ महानदी का दोआब क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से देखा जाए तो दुर्ग और रायपुर के में ही फैला हुआ है। और इनके मध्य और भी कुछ छोटे छोटे क्षेत्र हैं, जैसे बेमेतरा का कुछ क्षेत्र, बालोद का कुछ क्षेत्र और बलौदाबाजार का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल होता है, उनके कुछ तहसील। और संपूर्ण तो जो तहसील है रायपुर और दुर्ग के वो आ जाते हैं। ठीक, यहाँ जो भी लंबिया नदियाँ होती है वो लंबवत आकर मिलती हैं। मिट्टी काली पाई जाती है और कछाड़ क्षेत्र इसे कहा जाता है। ठीक है, चूना पत्थर यहाँ मिलेगा, जितने भी मैदानी क्षेत्र वहाँ चूना पत्थर ही मिलेगा और कडप्पा सैल समूह ही मिलेगा। तो पार का मैदान देखते हैं, शिवनाथ पार का मैदान ये मैकल श्रेणी क्षेत्र से लगा हुआ था। वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, आमनेर, सुरही, हाफ नदी, ये सारी कर्रा नदी, ये सारी आपकी शिवनाथ में आकर मिलती हैं और वहाँ लहरदर भूमि का निर्माण करती हैं। इस क्षेत्र में गाद भी होता है जिसे कछार कहते हैं। कडप्पा युगीन सैल तो चूना पत्थर वहाँ मिलेगा। ठीक, और इसमें क्या है आपकी डोरसा मिट्टी भी पाई जाएगी, काली मिट्टी भी पाई जाएगी और इन क्षेत्र के में छोटे छोटे टीले भी दिखाई देते हैं, जिसमें जो मिट्टी पाई जाएगी वो आपकी बजरी युक्त होगी, जैसे भाटा मिट्टी होती है उस प्रकार की। ठीक है, तो ये था आपका शिवनाथ पार का मैदान। फिर महानदी पार का सकरा मैदान हमने देखा था, तो इस क्षेत्र में था कि ये आपके थोड़ा सा धमतरी क्षेत्र, थोड़ा सा आपका महासमुंद का क्षेत्र, बलौदाबाजार क्षेत्र ये आ जाता है। इसमें भी कडप्पा सैल प्राप्त होगा, चूना पत्थर प्राप्त होगा, यही देखा था। फिर बसना बेसिन जो था ये आपके महासमुंद क्षेत्र में ही आएगा। इसे रायपुर की उच्चाउच्च भूमि के रूप में जाना जाता है और ये बहुत ही छोटी भूमि है, तो मैदानी क्षेत्र की सबसे छोटी भूमि के रूप में इसे देखा जाता है। ठीक, तो ये था आपका महानदी का मैदान, इसे हमने आज कवर किया। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे लेक्चर्स को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।